हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 12 चैप्टर 12 जिसका नाम है एटम्स का फुल रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है हमारा जे थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम। तो जे थॉमसन जो है उन्होंने लगभग 1895 के आसपास मॉडल किस तरह का हो सकता है एक पॉसिबिलिटी बताई थी, एक मॉडल एक स्ट्रक्चर बताया था। हम उसको डिस्कस करते हैं। तो इसे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है। इस मॉडल में जे थॉमसन ने ये कहा कि जो ये पूरा एटम है ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड और पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर होगा। कैसा होगा? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे के पूरे स्फीयर जैसे एटम में बराबर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बराबर। और साथ में जो नेगेटिव चार्ज है, जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स पॉजेस करते हैं, ये यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड होंगे इस पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ। तो इसका मतलब है कि एटम में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो ओवरऑल जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था एटम का, जो जे थॉमसन ने बताया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको पोस्टुलेट भी माना जाता है। इसमें एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एंड इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज inside an atom is the same। ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा एटम में उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट था इस मॉडल ऑफ एटम का जो जे थॉमसन ने बताया। इसके अलावा और क्या खासियतें थी इसमें? तो दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो जे थॉमसन है उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। उन्होंने ये बताया कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स पॉजेस करते हैं। ये छोटे पार्टिकल्स साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटे होंगे और नेगेटिवली चार्ज होंगे, जिनको इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जो है जे थॉमसन के नाम पर ही जाती है, इनको ही श्रेय दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली डिस्कवर किए। इस जे थॉमसन के स्ट्रक्चर ऑफ एटम से हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता चला। तो नेगेटिवली चार्ज्ड particles are called electrons। negatively charged particles are called electrons। ये कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और हम क्या कह सकते हैं? तो इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जो एक एटम होता है ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल साथ में और स्टेबल भी होगा। तो ये एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट विच इज स्टेबल। जैसे हम पढ़ते आ रहे थे, हम बचपन में पढ़ते हैं कि मैटर इज समथिंग, देन वी स्टडीड, हमने पढ़ा कि जो मैटर है वो मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है, मॉलिक्यूल्स फर्दर एटम से बने होते हैं। तो फाइनली हमने पाया इस मॉडल के थ्रू कि एटम्स वो सबसे छोटी यूनिट है जो स्टेबल होती है। सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच इज स्टेबल। तो ये कुछ तीसरा पॉइंट हो सकता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट ऑफ मैटर, which is stable, ठीक है। ये कुछ तीसरा पॉइंट है जो हम इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कह सकते हैं, जो जे थॉमसन ने बताया था। और इसके अलावा देखते हैं तो इस मॉडल की जब हम स्टडी करते हैं तो एक अक्सर करके नाम के थ्रू हम जाते हैं जिसे बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। क्या कहा जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ये नाम कैसे आया, इसका क्या मतलब है। तो ये प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन
इसको वाटरमेलन से भी कंपेयर किया जाता है। जब हम एटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आप इसे एक वाटरमेलन से कंपेयर कर सकते हो। आपने वाटरमेलन देखा है, इसमें जो रेड एडिबल पोर्शन होता है जिसको खाया जाता है, ये रेड वाला हिस्सा हम मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें जो सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के जो यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड रहते हैं पूरे के पूरे वाटरमेलन में, इनको हम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मान सकते हैं। तो सेम इसी तरह से एटम में भी जो पूरा स्फीयर माना गया, वो माना गया कि पूरा एटम ही यूनिफॉर्मली चार्ज है और पॉजिटिवली चार्ज है। साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज होंगे, जो ऑब्वियसली इक्वल अमाउंट में भी हैं पॉजिटिव चार्ज के बराबर, वो यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड रहेंगे, बट जो एटम है वो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहेगा। तो वाटरमेलन से कंपेयर किया गया। इसको प्लम पुडिंग मॉडल, यानी आप खीर वगैरह से कंपेयर कर सकते हो। जैसे खीर जो है आपकी, उसमें जो मेवा वगैरह पड़ी होती है, उसको हम मान लें वो स्कैटर्ड रहती है, थोड़े अमाउंट में रहती है, और जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। बाकी जो खीर वाला पोर्शन है जिसमें चावल, दही, दूध जो भी है, वो सब आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, तो आप उससे भी कंपेयर कर सकते हो। आप वाटरमेलन से कंपेयर कर सकते हो, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि एटम किस तरह का हो सकता है। तो ये कुछ एटम का एक स्ट्रक्चर बताया गया था जे थॉमसन के द्वारा लगभग 1895 में, ठीक है। लेकिन ये मॉडल काफ़ी दिनों तक पसंद किया गया, सही माना गया, बट इसके कुछ सालों, लगभग 15 साल के बाद एक नया स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्रपोज किया गया, जिसमें रदरफोर्ड ने कुछ नई बातें ऐड की। इसमें से भी कुछ अच्छाइयाँ जो हैं आगे कैरी फॉरवर्ड हुई, कुछ नई बातें ऐड की गई। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम उसमें क्या खासियतें थी। इससे पहले इस मॉडल को डिस्कार्ड क्यों किया गया, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, चलिए देखते हैं। तो यहां पर है फेलियर ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। क्यों आगे चल करके इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया और रदरफोर्ड ने नया मॉडल प्रपोज किया, उसको एक्सेप्ट किया गया। तो कुछ बातें रही थी जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम और सम सिमिलर एटम्स। तो ये हम आगे जाकर के देखेंगे कि स्पेक्ट्रल लाइंस या स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो थोड़ा सा इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम ये याद कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम बनता है, जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं जिसमें लाइमन सीरीज, बामर, पाशियन है ना, ब्रैकेट, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, इस लाइन स्पेक्ट्रम को ये जे थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। अगर हम सोचें कि एटम कुछ इस टाइप का होता है, तो ऑब्वियसली वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस और एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। इसके अलावा और क्या रीज़न है इसके फेलियर का? सो द सेकंड पॉइंट इज कि जब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया जो गीगर मार्टसन ने किया था, तो ये जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जिसको काफ़ी फेमस है ना, कहा जाता है, तो उसमें कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी लार्ज एंगल पे स्कैटर होते हैं, और कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये गोल्ड फॉयल से बिल्कुल स्ट्रेट अनडेविएटेड चले जाते हैं। तो क्या रीज़न है कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल इस लार्ज एंगल पे स्कैटर हो जाते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था ये वाला जो मॉडल ऑफ एटम है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस, है ना, इस एटम के जो मॉडल है इसके फेलियर के, ठीक है, कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, कोई खास डेविएशन नहीं आ रहा, वेरस कुछ ऐसे अल्फ़ा पार्टिकल हैं जो ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं। तो उसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था इस मॉडल में, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। यहां पर इस मॉडल को प्रपोज करने से पहले एक काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको हम अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर इसको हम गीगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। गीगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट। ये गीगर एंड मार्टसन जो थे, ये आप कह सकते हो रदरफोर्ड के जो हैं जूनियर रिसर्चर्स थे, इसके साथ काम करते थे, और इन्होंने एक रदरफोर्ड के ही एडवाइस पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जो फेमसली अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया
एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया, रेडियो एक्टिव सोर्स, इसमें जो है बिस्मथ यूज किया गया था, बिस्मथ का रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप है। ठीक है, बिस्मथ का रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया गया था। तो ये जो आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं ये रेडिएशन एमिट करते हैं, जिसमें अल्फा बीटा गामा रेज हो सकती है। तो इस बिस्मथ के रेडियो एक्टिव आइसोटोप सैंपल में से जो है अल्फा रेज निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं काफ़ी सारे। तो जो अल्फा रेज निकलती हैं इनको प्रोजेक्ट किया गया एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल पे, एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल पे। ये गोल्ड फॉइल का जो थिकनेस है वॉज समथिंग अराउंड फ्यू माइक्रोमीटर्स। किस रेंज में था? जो थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल है, ऑफ गोल्ड फॉइल was of the order of few micrometers। ठीक है, few micrometers, something 21 माइक्रोमीटर आई होप। और साथ में आप देख सकते हो कि ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स है ये किसी बॉक्स जैसे चीज में रखा हुआ है ना। तो ये एक लेड बॉक्स है। क्या है ये? जिस बॉक्स में रखा है ये एक लेड बॉक्स है। एक्चुअली लेड जो है वो काफ़ी अच्छा मटेरियल माना जाता है रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जो रेडियो एक्टिव सोर्स है अगर ऐसे ओपनली रख दिया जाएगा तो रेडिएशंस हर डायरेक्शन में फैल सकती हैं, जो रिसर्चर्स हैं उनको भी इफेक्ट करेंगी। तो उसको एक लेड बॉक्स में रखा जाता है जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसमें एक लेड बॉक्स में एक फाइन होल होगा जिसमें से सिर्फ रेडिएशंस बाहर निकल पाएंगी, बाकी हर जगह से ब्लॉक हो जाएंगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी। और जिस जगह से ये रेडिएशंस निकलेंगी वो डायरेक्टेड है गोल्ड फॉइल की तरफ। तो रेडिएशंस सिर्फ जो है टारगेटेड होती हैं गोल्ड फॉइल की तरफ। तो इसलिए यहाँ पे लेड बॉक्स यूज किया जाता है। अभी जो गोल्ड फॉइल पे रेडिएशंस पहुंचती हैं, है ना, उसके बाद क्या होता है ये देखना इंटरेस्टिंग है, जिसको नोट किया गया, ऑब्जर्व किया गया और उसी के बिहाफ पे कई सारे इन्फरेंसेस दिए गए, है ना, कुछ रिजल्ट माना गया। तो ये जो गोल्ड फॉइल है इस पे अल्फा पार्टिकल्स टकराते हैं, है ना। मैनी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मूव स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत ही स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। एंड बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स में से मान लीजिए कोई एक आध, है ना, कोई एक अल्फा पार्टिकल 8-10 हज़ार अल्फा पार्टिकल्स में से ऐसा निकल के आएगा जो पूरा 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। बहुत ही कम, मतलब परसेंटेज बहुत ही छोटा बैठता है, वो 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रेट जा रहा है, कौन सा लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ, कौन सा स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ? इसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ये दिख रहा है आपको। ये जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है इस पे एक केमिकल लगा होता है जिंक सल्फाइड, ZNS, है ना। ये आपके फ्लोरोसेंट जो स्क्रीन है इस पे केमिकल होता है जिंक सल्फाइड, ZNS। ये किस तरह काम करता है? तो ये जो अल्फा पार्टिकल होते हैं एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, इनके पास एनर्जी है। जब ये उस फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकराते हैं तो उस जगह पर एक ब्राइट स्पॉट बन जाता है। तो आप उस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे काउंट कर सकते हो कि किस लोकेशन पे कितने अल्फा पार्टिकल्स हिट हो रहे हैं, है ना। किसी जगह पे जहां अल्फा पार्टिकल बहुत सारे हिट हुए होंगे तो बहुत सारे फाइन डॉट्स बने होंगे, आप उनको काउंट कर सकते हो। जहां पे कम डॉट्स बने हैं मतलब कम अल्फा पार्टिकल्स वहां तक पहुंच पा रहे हैं, तो इस तरह से उनके नंबर काउंट किया जा सकता है कि किस लोकेशन पे ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स रिसीव हो रहे हो, किस जगह पे कम। तो इसके लिए ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कुछ सेटअप था जिसको यूज़ किया गया इन दो रिसर्चर्स के थ्रू। और अब इसके बाद जो है पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ, कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट किए गए। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट किए गए जिसके बिहाफ पे फाइनली कुछ रिजल्ट प्रिपेयर किया। तो ऑब्जर्वेशंस क्या थे, चलिए इनको देखते हैं। ओके, तो हियर आर द ऑब्जर्वेशंस। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या माना गया? देखिए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल और सफर ओनली स्मॉल डिफ्लेक्शंस। ये ऑब्जर्वेशंस कई बार पेपर में लिखने के लिए आते हैं, तो ऐसे ही पॉइंट वाइज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट हमें ये बता रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं या फिर बहुत ही छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। ये कैसे पता किया गया? ऑब्वियसली वही फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे नंबर ऑफ जो ब्राइट स्पॉट्स बने हैं उनको काउंट करते हुए। तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट जा रहे हैं। ये पहली ऑब्जर्वेशन थी कि मोस्ट ऑफ देम आर मूविंग स्ट्रेट विदाउट एनी प्रॉपर डिफ्लेक्शन। अब आता है दूसरा पॉइंट विच सेज A few alpha particles about 1 in 8,000 get deflected through 90 डिग्री और मोर। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो 90 डिग्री या थोड़ा उससे ज़्यादा 120-150 डिग्री तक रिफ्लेक्ट बैक हो गए या डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे, इनका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं था। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो लार्जर एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए, ये भी ऑब्जर्व किया गया। और इसके अलावा क्या ऑब्जर्वेशन थी
तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है, ओकेजनली एन अल्फा पार्टिकल गेट्स रिबाउंडेड फ्रॉम द गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग डिफ्लेक्शन ऑफ नियरली 180 डिग्री। तो ऐसा कोई एक या दो अल्फा पार्टिकल होंगे जो हजारों में से कोई एक आध जो 180 डिग्री तक के एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक या बाउंस बैक हो जा रहा है। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो प्रॉपर्ली 180 डिग्री तक रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहे थे। तो इनका नंबर बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल था। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, इनका रिजल्ट क्या निकलता है हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ में ग्राफ भी यहाँ दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में भी ड्रॉन है, तो इससे भी जो है शायद ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में आपसे। ये क्या है इसको जरा समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे वाई एक्सिस पे देखिए आपके पास दिया गया है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड, कितने अल्फा पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल्स मतलब अल्फा पार्टिकल्स हैं, कितने अल्फा पार्टिकल्स जो हैं स्कैटर हुए हैं उसका नंबर। और ये किसके साथ इसका वेरिएशन स्टडी किया जा रहा है, इसका वेरिएशन स्टडी किया जा रहा है स्कैटरिंग एंगल के साथ में। किसके साथ में स्टडी कर रहे हैं, स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, कि कौन अल्फा पार्टिकल कितने हैं, कितने ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, कितने ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस ग्राफ के थ्रू ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये देखिए जब एंगल बहुत छोटा है 10 से 20 डिग्रीज, सो वी कैन सी लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटरिंग इन दिस रेंज, है ना। 10 से 20 डिग्री की जो रेंज है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स है, अबाउट 90 to 95% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड और डेविएटेड थ्रू दिस एंगल, यानी कि बहुत स्मॉल एंगल पे डेविएट हुए हैं और बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं। तो नंबर आप देख सकते हो 10 की पावर 7 है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 की पावर 7, 10 की पावर 6, लार्ज नंबर है ना, 10 लाख 20 लाख ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो बहुत स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हुए हैं उनका नंबर घटता चला जा रहा है, यानी कि 60-70 डिग्री पे जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं और घट जाएगा। इससे ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन पे जो आए हैं अल्फा पार्टिकल्स ऑब्जर्व किए गए हैं उनका नंबर और कम है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स भी डिक्रीज होते जा रहे हैं, यानी कि जो हमारी ऑब्जर्वेशंस थी ये बिल्कुल करेक्ट हैं कि बहुत ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स जो हैं बहुत स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए हैं, है ना। उनमें से कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं, वी कैन से 3 to 4% जो कि स्मॉल एंगल पे 90 डिग्री आसपास कुछ डिफ्लेक्ट हुए हैं, और ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जो 180 डिग्री तक पूरा है ना रिट्रेस करते हुए वापस आ गए उसी पाथ पे, ऐसे अल्फा पार्टिकल का नंबर एक्सट्रीमली स्मॉल होगा, लगभग कई 10,000 में से है ना या उससे भी ज़्यादा में से कोई एक ऐसा अल्फा पार्टिकल कर पाएगा। तो ये कुछ इस ग्राफ का मतलब था। आगे बढ़ते हैं, इसकी रिजल्ट क्या निकलता है, इन ऑब्जर्वेशंस का इन्फरेंस क्या निकलता है उसको हम डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट। तो क्या रिजल्ट निकल के आया, पहला जो ऑब्जर्वेशन था गिव्स यू द फर्स्ट रिजल्ट है ना, विच सेज एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, दिस इज फॉइल, सो मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन एटम्स मस्ट बी एम्प्टी, है ना। पहला जो आपका ऑब्जर्वेशन था ये उसका इन्फरेंस है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर ये आपका एक एटम है ना, ये अगर एक गोल्ड का एटम है मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं इसके यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सॉलिड एक न्यूक्लियस, अगर इसका मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली रहा होगा तभी ये पॉसिबल है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएं। ठीक है, तो ऑब्वियसली तभी पॉसिबल है अगर ये एटम का पूरा जो साइज है ना, पूरा वॉल्यूम है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता या भरा हुआ होता तो अल्फा पार्टिकल तो टकराते और डिफ्लेक्ट हो जाते। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो स्ट्रेट चले जाएं, है ना, जैसे जे जे थॉमसन ने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर वैसा कुछ होता तो ये जो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले जा रहे हैं ऑब्वियसली वैसा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जो पूरा स्पेस है, मोस्ट ऑफ द स्पेस है इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, है ना, जिसमें से ये अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के बिल्कुल सीधे चले जाते हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत ही स्मॉल एंगल पे ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो जाए, स्मॉल एंगल पे, ज़्यादा बड़ा एंगल नहीं होगा, 30 डिग्री 40 डिग्री 15 डिग्री। ठीक है, ये पहला वाला जो आपका ऑब्जर्वेशन था ये उसका जो है रिजल्ट है। ठीक, आगे आते हैं सेकेंड पॉइंट, टू एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, है ना, कुछ ऐसे एंगल थे 90 डिग्री 80 डिग्री 120 डिग्री समथिंग, है ना ऐसा, तो कुछ अल्फा पार्टिकल इतने एंगल पर भी डिफ्लेक्ट हुए थे। तो इसका क्या मतलब है, रदरफोर्ड सजेस्टेड that all the positive charge in the mass of the atom is concentrated in very small region called the nucleus of the atom। तो इन्होंने क्या बताया कि जो
अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए हैं, समथिंग 90 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री। इसका ये मतलब है कि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के किसी एक छोटे हिस्से में ही कंसंट्रेटेड है ना, एटम के किसी एक छोटे हिस्से में ही कंसंट्रेटेड है। तो ये एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे हमने जो दिखाया है, जिसको बाद में न्यूक्लियस नाम दिया गया, तो ये माना गया कि जो अल्फा पार्टिकल इसके बहुत नज़दीक से निकल रहा होगा, है ना, वो कहीं जाकर के ऐसे लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो अल्फा पार्टिकल इसके बहुत ही नज़दीक से गुजर रहा होगा वो किसी लार्ज एंगल पे 90-120 डिग्री के आसपास रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा या डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है या जो पूरा मास है एटम का, वो किसी छोटे जगह पे कंसंट्रेटेड है। हम ये भी नहीं कह सकते इस एटम का 70% हिस्सा जो है वो मास पॉजेस कर रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे थे। ठीक है, तो बहुत कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है जो डिफ्लेक्ट हो पा रहे हैं। इसका मतलब सारा मास जो है या सारा जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल का, गोल्ड एटम का, वो किसी बहुत ही छोटे स्पेस में कंसंट्रेटेड है। दैट मीन्स द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। एटम के साइज और न्यूक्लियस के साइज में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल इसका दिया गया है कि आप क्रिकेट फील्ड में अगर खड़े हो तो क्रिकेट फील्ड इफ इट इज अज्यूम टू बी द साइज ऑफ एटम, देन द क्रिकेट बॉल, है ना, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड कैन बी अज्यूम्ड एज द न्यूक्लियस। अगर आप पूरे क्रिकेट फील्ड को एक एटम का साइज एटम से कंपेयर कर लेते हैं तो जो क्रिकेट की बॉल होती है वो न्यूक्लियस का साइज माना जाएगा। इतना बड़ा वास्ट डिफरेंस होता है न्यूक्लियस के साइज में एंड एटम के खुद के साइज में। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट में बताया गया कि जो अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल पे जा रहे हैं उसका सीधा सीधा ये मतलब है कि सारा मास, सारा चार्ज सेंटर पे कंसंट्रेटेड है और ये सेंटर पे जो मास है बहुत बहुत ही एक्सट्रीमली छोटे हिस्से में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। क्या बताता है? द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स whose total negative charge is equal to the total positive charge of the nucleus, so the atom as a whole is electrically neutral. yes, तो जे थॉमसन ने जो एक पॉइंट बताया था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, स्टेबल होता है, ये चीज़ यहाँ भी कैरी फॉरवर्ड की गई है। तो रदरफोर्ड ने भी इसको सही माना कि हाँ, एटम एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशी है और साथ में स्टेबल भी है, तो ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड हुई है, यानी ये पॉइंट वहाँ पर भी सही था। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो जे थॉमसन के मॉडल में से भी कुछ पिक किए गए, क्योंकि सही माना गया है ना, रदरफोर्ड ने इनको सही माना। बाकी कुछ नए पॉइंट्स ऐड किए गए और यहाँ से एक डिफरेंस आ गया कि जे थॉमसन ने कहा था कि एटम में सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और वेयर एज रदरफोर्ड ने ये बताया कि सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड ना होते हुए बहुत छोटे से हिस्से में कन्फाइंड रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंट्स आते हैं जो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं, या छोटी मोटी डेरिवेशन भी पूछी जा सकती है 2 मार्क में। तो ये टॉपिक है हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जब भी हम कभी रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम को या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं तो वी यूज्ड टू से कि व्हेन अल्फा पार्टिकल हिट्स द एटम, ठीक है, व्हेन अल्फा पार्टिकल हिट्स द एटम और द न्यूक्लियस एंड गेट्स बाउंसेस बैक फ्रॉम देयर। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता, जो अल्फा पार्टिकल है कभी भी न्यूक्लियस पे डायरेक्टली हिट करके बाउंस बैक नहीं करता, वहाँ पर कोई डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट एक्चुअली हो ही नहीं पाता है। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के काफ़ी नज़दीक तक पहुँचता है और वहाँ से फाइनली जो है बाउंस बैक हो जाता है या रिवर्ट बैक हो जाता है, बट एक्चुअल इनके बीच में कभी भी कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो ये बॉल एक दीवार से टकराती है और बाउंस बैक होती है, ये वैसा कुछ कोलिजन टाइप की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितना नज़दीक तक जा सकता है, वो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस जो होती है उसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहा जाता है। हम जरा इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो अगर ये न्यूक्लियस है ना, अगर ये न्यूक्लियस है, लेट इट बी द एटम, मान लेते हैं ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में प्लस जेड लिखने का मतलब, क्योंकि न्यूक्लियस हम जानते हैं उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो प्रोटॉन्स आर द चार्ज्ड स्पीशीज इनसाइड द न्यूक्लियस। अब एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? ई। कितना चार्ज होता है? प्लस ऑफ ई। और कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में? तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर। ठीक है, तो एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? प्लस ई। और कितने प्रोटॉन्स हैं? जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर? प्लस जेड ई, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर का जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो प्लस जेड ई होता है।
अब यहाँ पे अगर एक अल्फा पार्टिकल है आपके पास में, ठीक है, अगर आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है, चलिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है इसको भी डिस्कस कर लें। अल्फा पार्टिकल एक्चुअली हीलियम एटम के न्यूक्लियस को कहा जाता है, ठीक है। तो हीलियम जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर 2, इसका मतलब उसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, साथ में सेंटर पे न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन्स होंगे, साथ में 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो अगर आयनाइज कर दिया जाए हीलियम के एक सिंगल एटम को, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को अगर आयनाइज कर दिया, मतलब एनर्जी दे करके और एक्साइट करके बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा? जो फर्स्ट शेल थी, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर निकाल दिया जाए तो डबली आयनाइज्ड न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम बचेगा, ठीक है, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम बचा, तो यानी कि He2 पॉजिटिव आयन। और He2 पॉजिटिव आयन का मतलब है एक भी शेल नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जस्ट द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम, इसे अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। तो जो अल्फा पार्टिकल है ये He2 पॉजिटिव, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया जाए तो हीलियम का सिर्फ न्यूक्लियस बचता है, इसे अल्फा पार्टिकल कहेंगे। अब क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो जब ये हीलियम का न्यूक्लियस विच इज अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर होगा इस गोल्ड के एटम से, तब मान लिया जाए लेट्स से ये जो आपका अल्फा पार्टिकल है इसके पास k काइनेटिक एनर्जी है। कितनी? k काइनेटिक एनर्जी है जब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा दूर है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस मान लिया जाए, ठीक। तो अब इस अल्फा पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट किया जाएगा, है ना, किसमें? न्यूक्लियस की डायरेक्शन में। जब इस अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाएगा न्यूक्लियस की डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स होगी, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, साथ में जो अल्फा पार्टिकल है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर एक क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगी। तो इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो फोर्स उसकी डायरेक्शन क्या है ना, अवे फ्रॉम द मोशन। जो वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल है वो तो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है, लेकिन जो फोर्स लग रही है वो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस लग रही होगी। अब ये जो फोर्स है इस वेलोसिटी को क्या करेगी? रिटार्डेट करेगी। रिटार्डेट मतलब स्पीड घटती चली जाएगी। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा उसकी स्पीड क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। स्पीड क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी। वेयरएज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से समझ सकते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल और नज़दीक जाएगा तो वेलोसिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग, यानी काइनेटिक एनर्जी कीप ऑन डिक्रीजिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब वेलोसिटी छोटी हो रही है, छोटी होती जा रही है। सो एक ऐसी पोजीशन तक ये अल्फा पार्टिकल पहुंच पाएगा जहां पे जाकर के इसकी वेलोसिटी फाइनली 0 हो जाएगी। तो ये अल्फा पार्टिकल लेट से इस किसी पोजीशन तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा, और यहां पे जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। लेट से हम मान लेते हैं यहां पे जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही थी इस अपोजिंग फोर्स की वजह से। तो लेट से इस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब जिस पॉइंट पे यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसके बाद क्या होगा? ये यहाँ से रिपेल तो हो ही रहा था, ये जो फोर्स लग रहा है ये इस डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली लगता ही रहेगा, और इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से अब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से बाउंस बैक होगा, या आप कह सकते हो रिवर्ट बैक होगा, और इस डायरेक्शन में वापस से मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक ये अल्फा पार्टिकल पहुंच पाया, इस मिनिमम डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहा जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए ये न्यूक्लियस के काफी दूर है, वहीं से ये रिवर्ट बैक हो गया न्यूक्लियस से, एग्जैक्टली इसका कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो पाया, ठीक। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक पहुंच पाया उस मिनिमम डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहा जाता है। अभी जो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक ये पहुंच पाएगा ये किस चीज पे डिपेंड कर सकता है? तो ये डिपेंड करता है अल्फा पार्टिकल की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पे। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पे। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे न्यूक्लियस की तरफ, उतना ही ये इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते और 0 पहुंचने में इट टेक्स सम टाइम, और उतना ही आगे बढ़ चुका होगा। तो ये डिस्टेंस काफ़ी छोटी बचेगी, और जितनी कम एनर्जी के साथ आप प्रोजेक्ट करोगे ये वेलोसिटी उतनी ही जल्दी 0 हो जाएगी और काफ़ी बड़ा डिस्टेंस बच जाएगा और पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू बड़ी आएगी उस केस में, ठीक है। तो ये कुछ इसका तरीका था समझने का। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेस दिए हैं आपके पास में। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ये है आपके पास 2 टाइम्स ZE² डिवाइडेड बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, सो ये आर नॉट आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, 2 टाइम्स जेड, सो जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एटम, जैसे गोल्ड का एटम है तो एटॉमिक नंबर विल बी 79, ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, then 4 pi epsilon naught, so we know 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 की power 9, and here K is the kinetic energy, capital K is initial kinetic energy of the alpha particle with which it is projected। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R नॉट K से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से आप प्रोजेक्ट करोगे उतना ही R नॉट की वैल्यू छोटी आएगी, अल्फा पार्टिकल उतना ही ज़्यादा नज़दीक तक पहुँच सकता है, और अगर आप छोटी काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट करोगे तो आर नॉट की वैल्यू बड़ी आएगी और काफ़ी दूर से ही अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, और ये एक तरह का डिस्टेंस है तो ऐसा यूनिट मीटर ही रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर ही वो एक ऐसा पैरामीटर या डिसाइडिंग फैक्टर है ना, जो कि डिसाइड कर सकता है कि अल्फा पार्टिकल जो है स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट होगा या लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट होगा। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर को डिफाइन कैसे किया जाता है, देखिए अगर ये अल्फा पार्टिकल जो है आपका, ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस, ये जो एक्सियल लाइन है ना, इस एक्सियल लाइन पे ही आ रहा है, ये इस एक्सियल लाइन से कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, ये चीज़ बेसिकली डिसाइड करती है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो स्मॉल एंगल पे या लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा। तो जरा कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक अल्फा पार्टिकल मान लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल एक्सियल लाइन पे ही जा रहा है। अगर ये बिल्कुल एक्सियल लाइन पे ही जाएगा इस पे, तो ऑब्वियसली एक मिनिमम डिस्टेंस तक पहुंचने के बाद ये आर नॉट मान लेते हैं और यहीं से ये बाउंस बैक होके आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल एक्सियल लाइन पे जा रहा था वो तो 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पे एक चीज़ नोट कर सकते हैं, फर्स्ट अल्फा पार्टिकल जिसके लिए जो एक्सियल लाइन से दूरी है वो 0 है ना, हम एग्जैक्टली एक्सियल लाइन पे ही जा रहे हैं, तो उस केस में जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो कितना आया, 180 डिग्री। कितना आंसर आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा कोई केस, जैसे इसको मान लेते हैं जो यहाँ ऑलरेडी ड्रॉन है कि एक अल्फा पार्टिकल है सर्टेन बी डिस्टेंस पे, कुछ एक वैल्यू है बी डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट किया गया, तो ये जब न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस छोटी है, तो कुछ रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो लेट्स से डिफ्लेक्ट करके यहाँ चला गया एंड द एंगल इज थीटा। अब ये लगभग ऐसे कुछ मान लेते हैं 60 डिग्रीज है। तो जब b की वैल्यू स्मॉल है, हमने क्या देखा, जब b की वैल्यू स्मॉल है तो इस केस में थीटा इज समथिंग 60 है ना, ऐसा कुछ आ गया हमारे पास, 60 आ सकता है, 120 डिग्री आ सकता है, 90 आ सकता है। और कुछ एक तीसरा एग्जाम्पल और ले लें कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल लेट से इस न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी से जा रहा है ना, ये b की वैल्यू इस केस में काफ़ी लार्ज मान ली जाए, ऐसा अल्फा पार्टिकल जिसके लिए b काफ़ी लार्ज है ना, एक्सियल लाइन से काफ़ी दूरी से पास हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि वो अल्फा पार्टिकल तो बिल्कुल स्ट्रेट चला जाएगा इस न्यूक्लियस से, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो रिपल्सिव फोर्स नहीं लग पाएगी और ऑलमोस्ट वो पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट जा रहा होगा। तो अगर हम b की वैल्यू काफ़ी लार्ज ले लेते हैं तो थीटा क्या होगा, बहुत ही छोटा, ऑलमोस्ट 0 है ना, हो सकता है 5 डिग्रीज पर डिफ्लेक्ट हो जाए। तो ऐसे केस में हमने ये समझा कि ये एंगल थीटा इज डिसाइडेड बाय दिस बी, दिस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल है ना, अल्फा पार्टिकल जिस लाइन पे ट्रेवल कर रहा है एंड द एक्सियल लाइन जो न्यूक्लियस के सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इट डिसाइड्स। अच्छा, अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कब देखा जाएगा, तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस से काफ़ी दूरी पर हो तब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू हैव टू नोट। अब ये अल्फा पार्टिकल काफ़ी जब नज़दीक पहुंच चुका है न्यूक्लियस के, तब तो इसके रिपल्शन की वजह से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो तब नहीं, जब ये अल्फा पार्टिकल काफ़ी दूर हो न्यूक्लियस से तब आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापना है या देखना है, ऑब्जर्व करना है, जो कि बेसिकली डिसाइड करेगा कि ये अल्फा पार्टिकल कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। डेफिनेशन भी है हमारे पास, the impact parameter is defined as the perpendicular distance of the velocity vector of alpha particle from the center of the nucleus when it is far away from the nucleus। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की जो लाइन ऑफ एक्शन है और जो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पर याद रहे कि जब अल्फा पार्टिकल काफ़ी फार अवे, काफ़ी दूर हो, तभी ये जो वैल्यू है आपको नोट डाउन करनी है।
तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इम्पैक्ट पैरामीटर का, क्या फॉर्मूला है, B इज इक्वल्स टू K टाइम्स ZE² cot of theta by 2 डिवाइड बाय द काइनेटिक एनर्जी, डिवाइड बाय द, तो यहाँ पे जो K है आपका, दिस K इज एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, है ना, E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इंटू कॉट ऑफ थीटा बाई 2. सो दिस B will decide the value of theta, या फिर theta will be decided by the value of B divided by the initial kinetic energy of the alpha particle. Initial kinetic energy जब काफ़ी नज़दीक आ जाएगा तो potential energy बढ़ेगी, kinetic घटेगी, उस वक्त नहीं, initially kinetic energy क्या थी. तो ये आपके पास impact parameter का फॉर्मूला है, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. तो गीगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट के बाद जो ऑब्जर्वेशंस नोट की गई, उसका जो रिजल्ट बताया गया है ना, ये सब देख करके रदरफोर्ड का क्या कहना था, उसने क्या क्या इन्फ्रेंस दिए या क्या उनका कहना था, चलिए देखते हैं. तो पहला पॉइंट है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मैसिव सेंट्रल कोर इन विच द एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम, ठीक है, एंटायर पॉजिटिव चार्ज, पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का, वो कंसंट्रेटेड रहता है एक छोटे से स्पेस में, जैसे न्यूक्लियस कहा जाता है. क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है. तो रदरफोर्ड ने फाइनली ये सब कुछ देखने के बाद कंक्लूड किया कि बहुत छोटे से हिस्से में सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड रहता है, और रदरफोर्ड ने इसका नाम न्यूक्लियस दिया, न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक. नेक्स्ट पॉइंट, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम. जैसा मैंने आपको अभी बताया ही था कि न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत छोटा होता है. तो एक एनालॉजी मैंने आपको बताई कि अगर क्रिकेट फील्ड को क्रिकेट बॉल से कंपेयर किया जाए, तो क्रिकेट बॉल अगर न्यूक्लियस है तो पूरा जो क्रिकेट का फील्ड होगा, है ना, वो आपका एटम का साइज़ है. तो इतना वास्ट डिफरेंस होता है इन दोनों साइजेस में, ठीक है. थर्ड पॉइंट, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ suitable नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट देयर टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस एंड द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जितना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सब का जो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा. तो इस तरह से जो एटम है वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीशी माना जाएगा. तो ये चीज़ जो है रदरफोर्ड ने कहा, जो कि ऑब्वियसली जे थॉमसन मॉडल में भी बताया गया था, ठीक है, वहाँ से कैरी फॉरवर्डेड है. लास्ट पॉइंट है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट्स जस्ट एज प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है. तो जिस प्रकार प्लैनेट सन के अबाउट रिवॉल्व होते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व होंगे, ऐसा इसमें बताया गया था, ठीक है. तो ये कुछ इन्फरेंसेस थे जो रदरफोर्ड ने बताए. आगे चलते हैं. अब आता है लिमिटेशंस ऑफ द रदरफोर्ड्स मॉडल. लिमिटेशंस, जो ये सब चीज़ें रिजल्ट वगैरह बताया गया, क्या कमी छूट गई इसमें कि जिस वजह से आगे और डिफरेंट मॉडल ऑफ एटम की ज़रूरत पड़ी. इसके आगे नील बोहर का मॉडल आया, फिर क्वांटाइजेशन मॉडल आए, ठीक है. तो इसमें ऐसी क्या कमियां छूट गई, ऐसी क्या ड्रॉबैक्स रह गए, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं. पहला पॉइंट है, रदरफोर्ड्स मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम. जो रदरफोर्ड का ये मॉडल था, ये एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं करता था. तो रदरफोर्ड ने तो ये कह दिया जैसे प्लैनेट्स सन के अबाउट रिवॉल्व होते हैं, उस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व होंगे. बट मैं यहाँ पे अगर हम देखें, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक चार्ज्ड स्पीशी है ना, ये प्लैनेट्स तो नहीं है, ये एक चार्ज्ड स्पीशी है. और हम जानते हैं कि कभी भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल अगर एक्सेलरेट या वाइब्रेट करता है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है, ठीक है. हम जानते हैं कि कभी भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल जो है, अगर ये एक्सेलरेट करे या वाइब्रेट करे या ऑसिलेट करे, तो ऐसे में इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अच्छा, हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो एनर्जी मोमेंटम कैरी करती हैं. दैट मीन्स अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है इस तरीके से, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा. इसका मतलब कुछ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने साथ लेकर के और प्रोसीड कर जाएंगी, आगे बढ़ जाएगी, और जो चार्ज्ड पार्टिकल उसकी एनर्जी थोड़ी सर्टेनली डिक्रीज कर जाएगी. तो एक इलेक्ट्रॉन जब किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा, तो वी नो दैट
किसी भी सर्कुलर पाथ में घूमने पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाम का एक्सेलरेशन उस पार्टिकल के पास होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करते हैं। तो एक घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में अपनी एनर्जी रेडिएट करता जाएगा तो उसकी खुद की एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, जिस वजह से उसका जो रेडियस है अराउंड द न्यूक्लियस है ना, सर्कुलर पाथ का रेडियस अराउंड द न्यूक्लियस, वो भी छोटा होता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पाथ है ये परफेक्टली सर्कुलर न रह करके कुछ स्पाइरल टाइप का पाथ बन जाएगा, और फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में जाके डंप हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज स्पीशी है ना, अगर वो सर्कुलर पाथ में चलता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा उसके पास, और एक्सेलरेटेड जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं। तो फाइनली ऐसा कुछ जो है पाथ आपको दिखाई देगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पाइरल पाथ बना करके है ना न्यूक्लियस में डंप हो जाएगा या फॉल कर जाएगा। तो इसका मतलब जो एटम है वो तो स्टेबल नहीं रहेगा, है ना, इसका मतलब जो एटम है वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आकर के ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ प्लैनेट्स की तरह एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं कर सकता, जितना रदरफोर्ड ने आपको एक्सप्लेन किया था उस हिसाब से। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर ड्रॉबैक है। और ड्रॉबैक क्या हो सकता है इसका? फिर से जो हमने एक ड्रॉबैक जे थॉम्सन मॉडल में पढ़ा था कि स्पेक्ट्रल जो लाइंस हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसमें लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़ है ना, पाशियन सीरीज़, ये सब जो सीरीज़ बनती हैं है ना हाइड्रोजन में, उनको जे थॉम्सन का मॉडल ऑफ एटम भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। तो यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम भी उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये भी एक यहाँ पर ड्रॉबैक में आ जाता है। तो हम लिख लेंगे कुड नॉट explain the emission spectrum of hydrogen atom। ठीक है, तो ये जो लाइमर सीरीज, बामर सीरीज, पाशियन सीरीज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से भी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती थी। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे है ना रदरफोर्ड मॉडल के, आपको याद भी कर लेने, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये क्वांटाइजेशन कंडीशन का मतलब क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो हमने इससे पिछले चैप्टर ड्यूल नेचर में ये पढ़ा था कि डी ब्रोगली जो एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट रहे हैं, उनका ये कहना था कि कोई भी मूविंग पार्टिकल जो है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, जिसे मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव कहा जाता है, और इसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन पी या फिर h अपॉन mv के बराबर होती है, यानी मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, डेली लाइफ में हम अपने आसपास देखते हैं, इस तरह के पार्टिकल्स जब मूव कर रहे होते हैं तो उनसे एसोसिएटेड वेवलेंथ का कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं, बहुत छोटी वेवलेंथ निकलती है 10 की पावर -30 के ऑर्डर में। बट जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं सच एज इलेक्ट्रॉन, जब ये मूव करता है एंड ऑब्वियसली विद एक्सट्रीमली लार्ज स्पीड विद 10 की पावर 5 या 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, तो इससे एसोसिएटेड जो वेव होती है उसकी वेवलेंथ वो सिग्निफिकेंट है ना, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की वो वेवलेंथ होती है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अबाउट, तो वो एक मूविंग पार्टिकल है, तो ऑब्वियसली उसके साथ एक वेवलेंथ भी एसोसिएटेड होगी, एक वेव भी एसोसिएटेड होगी। अब ये जो वेव उसके साथ एसोसिएटेड होती है, अगर एटम को स्टेबल रहना है या इन है ना ऑर्बिट्स को स्टेबल रहना है, तो इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करे उस वक्त या तो ये कंप्लीट 1 वेव प्रोड्यूस करे, या कंप्लीट 2 वेव्स प्रोड्यूस करे, या कंप्लीट 3 वेव्स प्रोड्यूस करे, ऐसा कुछ। तो यहाँ डी ब्रोगली ने क्या कहा कि डी ब्रोगली ने ये कहा कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई r1, r1 क्या है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, इसका जो सरकमफ्रेंस है ये 1 लैम्डा के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? 1 लैम्डा के बराबर। यानी इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करेगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी,
वो जो वेव एसोसिएटेड होगी लेट उसका वेवलेंथ लैम्डा मान लेते हैं। तो जब पहले सर्कल में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो सरकमफरेंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट वो 1 टाइम्स लैम्डा, यानी एक सिंगल वेव प्रोड्यूस होगी, 1 क्रेस्ट एंड 1 ट्रफ, इस तरह से एक सिंगल वेव बनेगी। इसी तरह सेकेंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा सेकेंड ऑर्बिट में, तो जो सरकमफरेंस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट होगा वो 2 टाइम्स लैम्डा के बराबर होगा। किसके? 2 टाइम्स लैम्डा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह ट्रेवल करेगा एंड 2 वेव्स कंप्लीट कर पाएगा सेकेंड ऑर्बिट पे ट्रेवल करते टाइम, है ना। एक क्रेस्ट एंड ट्रफ विल प्रोड्यूस 1 वेव, फिर अगेन एक और क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो सेकेंड वेव। तो सेकेंड वाले ऑर्बिट में घूमते वक्त 2 वेव्स कंप्लीट हो रही होंगी। सिमिलरली थर्ड वाले में, थर्ड ऑर्बिट में जो सरकमफरेंस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट होगा वो 3 टाइम्स लैम्डा के बराबर होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से आगे बढ़े तो nth ऑर्बिट में हम कह सकते हैं कि जो सरकमफरेंस है 2 पाई rn, rn क्या है? रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, ये n टाइम्स लैम्डा के बराबर होगा। इस चीज को कहा जाता है ना क्वांटाइजेशन कंडीशन। अब ये क्वांटाइजेशन कंडीशन जो है ये तो डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट के हिसाब से है। यहाँ पे नील बोहर ने इस क्वांटाइजेशन कंडीशन को यूज किया और थोड़ा सा इसमें और मॉडिफाई करते हुए अपनी एक क्वांटाइजेशन कंडीशन और एस्टेब्लिश की। तो वो क्या है जरा उसको डिस्कस कर ले। अब जो डी ब्रोगली की क्वांटाइजेशन कंडीशन है, इट सेज के जो सरकमफरेंस होगा किसी भी nth ऑर्बिट का वो n टाइम्स लैम्डा के बराबर होगा, यानी या तो एक कंप्लीट वेव बने या 2 कंप्लीट वेव्स बने या 3 कंप्लीट वेव बने, है ना। ऐसा कोई ऑर्बिट हो ही नहीं सकता जिसमें 2.5 वेव्स बन रही हो जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करे और 2.5 वेव्स बने, तो ऐसा कोई ऑर्बिट हो ही नहीं सकता, है ना। तो ऐसा कोई भी ऑर्बिट नहीं हो सकता जिसमें फ्रैक्शंस में या डेसिमल में नंबर ऑफ वेव्स जाती हों। तो या तो 1 वेव या 2 वेव्स या 3 वेव्स या 4 वेव्स, यानी नेचुरल नंबर ऑफ वेव्स ही प्रोड्यूस हो सकती हैं किसी एक ऑर्बिट में। ऐसा हम कोई ऑर्बिट एज्यूम ही नहीं कर सकते जिसमें नंबर ऑफ वेव्स नेचुरल नंबर में ना होकर के फ्रैक्शन या डेसिमल में जा रही हो, ठीक है। तो ये तो डी ब्रोगली ने समझाया था। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया किसने? नील बोहर ने, और उन्होंने अपनी एक क्वांटाइजेशन कंडीशन एस्टेब्लिश की। वो क्या थी जरा उसको समझते हैं। तो ये जो सरकमफरेंस है 2 पाई rn, ये है n टाइम्स लैम्डा के बराबर। और लैम्डा क्या था? तो जो डी ब्रोगली है उन्होंने जो लैम्डा का फॉर्मूला दिया था वो तो था h/mv। क्या फॉर्मूला था? h/mv, है ना, यही था। ये किसका? ये लैम्डा है डी ब्रोगली वेवलेंथ और उसका फॉर्मूला है h/mv। इसमें थोड़ा सा हम mv को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें और 2 पाई को राइट साइड में, तो हमें मिलेगा mv इंटू rn इज इक्वल्स टू n टाइम्स h/2 पाई। तो अब आपने ये फॉर्मूला जो है ऑब्वियसली देखा होगा, है ना, mvr इज इक्वल्स टू nh/2 पाई। ये जो mvr है ये होता है एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? कैपिटल L से हम लिखते हैं इसको एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, L इज इक्वल्स टू आई अल्फा, है ना, सॉरी L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है, आई उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा के बराबर, ठीक। तो ऐसे करके एक फॉर्मूला होता है अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में, है ना, सर्कुलर पाथ पे, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो m इंटू वी इंटू आर के बराबर होता है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो n टाइम्स h/2 पाई के बराबर होगा, n टाइम्स h/2 पाई। अब इसमें h/2 पाई तो कांस्टेंट है, n क्या है यहाँ पर? n यहाँ पर है एक नेचुरल नंबर या इंटीजर, यू कैन से इट कुड बी 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू एनी वैल्यू, बट ये नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, 1 2 3, डेसिमल्स में या फ्रैक्शंस में इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो नील बोहर का जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है वो फाइनली कुछ ऐसा निकल करके आता है कि किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वाइल रिवॉल्विंग इन दैट ऑर्बिट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना, वुड बी इन इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, है ना। ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये h/2 पाई के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में होना चाहिए।
ठीक है, इसका ये मतलब निकला कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, 1 टाइम्स h/2π। अगर वही इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स h/2π। थर्ड ऑर्बिट में 3 टाइम्स h/2π, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से अगर आपसे बोला जाए कि एक ऐसा ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है और उसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 2.5 टाइम्स h/2π आता है, क्या ऐसा कोई ऑर्बिट पॉसिबल भी हो सकता है क्या? ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। तो इसे कहते हैं द क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसे क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो ये नील बोहर ने ऐसा इसको एस्टेब्लिश किया और इसके आगे फिर अपने मॉडल ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड द पोस्टुलेट्स, है ना, क्या क्या खासियतें थी बोहर के, नील बोहर के एटॉमिक मॉडल में, वो खासियतें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट क्या है, नील बोहर ने एटम के स्ट्रक्चर को प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन कुछ वैसा ही सिमिलर माना है, ठीक है। जिस प्रकार जो प्लैनेट्स हैं सन के अबाउट रिवॉल्व होते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व होता है। और अगर रिवॉल्व हो रहा है तो कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलती है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड द न्यूक्लियस, एंड द न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इनके बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इट बिहेव्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, और हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और द क्वांटाई क्या है, क्वांटम कॉन्सेप्ट या क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया कि अकॉर्डिंग टू नील बोहर, है ना, इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व हो सकते हैं जिन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व होते वक्त उनका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीजर मल्टीपल में आता हो, है ना। क्या बताया गया कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π के इंटीजर मल्टीपल्स के फॉर्म में ही होना चाहिए। तो n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है, बट डेसिमल फ्रैक्शन नहीं हो सकती। इसे क्वांटाइजेशन कंडीशन या क्वांटम कंडीशन कहा जाता है। आगे देखें, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, है ना। तो यहाँ पे नील बोहर ने समझाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी स्पाइरल पाथ में ना ट्रैवल करते हुए एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस, और ये जो सर्कुलर पाथ होगा इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली उनके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होगी, वो भी क्वांटम जो है कंडीशन या क्वांटाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही होगी, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट में 1 वेव या सेकंड ऑर्बिट में 2 वेव्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे कोई स्पाइरल पाथ वगैरह नहीं बनेगा। और लास्ट आता है फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो ये जो फ्रीक्वेंसी कंडीशन है वो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है ना, किसी एक लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ या हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ, तो जो एनर्जी ये लिबरेट करेगा या जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उस एनर्जी या उस फोटोन जिसको एब्जॉर्ब करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी भी ऐसा नहीं कि कोई भी वैल्यू प्रोड्यूस हो सकती है या किसी भी फ्रीक्वेंसी का फोटोन एब्जॉर्ब हो सकता है ना, ये भी इसकी एक कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है, लेट हम मान लेते हैं कि जब किसी एक ऑर्बिट में, यहाँ पर एक ऑर्बिट है जिसको हम कुछ n2 नाम दे देते हैं, और यहाँ पर एक ऑर्बिट है जिसका नाम n1 रख लेते हैं, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, है ना, इस n2 ऑर्बिट से ट्रांजिशन करता है n1 ऑर्बिट की तरफ, किसी n2 ऑर्बिट से ट्रांजिशन करता है n1 ऑर्बिट की तरफ, तो एनर्जी इसने रिलीज़ की। तो एनर्जी जो रिलीज़ करेगा ये एक फोटोन के फॉर्म में बाहर चली जाएगी, है ना, ये लिबरेट हो जाएगी। तो जो फोटोन होता है हम जानते हैं इस फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E = h न्यू, E = h न्यू। ये एक सिंगल फोटोन की एनर्जी है ना। इसमें न्यू क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन। हम जानते हैं फोटोन एक एनर्जी का पैकेट है ना, हमने पिछले चैप्टर में इसको डिस्कस किया था।
तो ये जो न्यू है, ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी कितनी हो सकती है ना। तो ये कैसे निकाला जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी कुछ एनर्जी होगी E2, कितनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास, E2, और जब ये इलेक्ट्रॉन फॉल करके किसी N1 वाले स्टेट में आएगा तो इसकी एनर्जी हो जाएगी E1, ठीक है। E2 एनर्जी थी, कुछ एनर्जी लूज कर दी फोटोन के फॉर्म में, तो जो बची हुई एनर्जी है अब वो है E1। तो यहाँ पे जो ये एनर्जी ऑफ द फोटोन है h न्यू, है ना, ये किसके बराबर होगा, तो ये लॉस ऑफ एनर्जी, इस ट्रांजिशन में जो एनर्जी लॉस हुआ, तो ये जो h न्यू है, ये h न्यू हो जाएगा E2 माइनस E1 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, E2 माइनस E1। इसे कहते हैं फ्रिक्वेंसी कंडीशन। क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी कंडीशन, कि जो फोटोन प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, तो दो जो शेल्स हैं जिसमें ट्रांजिशन हो रहा है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन चलेगा और जिस पे आकर के रुकेगा, इन दोनों शेल्स के जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर जो है फोटोन की एनर्जी होगी। अब एनर्जी ऑफ फोटोन इज h न्यू, तो यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोटोन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे हम फ्रिक्वेंसी कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जो है 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि बोहर ने, है ना, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन जैसे जो एटम्स हैं, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो हाइड्रोजन आ सकता है, हीलियम अगर 1 पॉजिटिव आयन है ना, एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दिया जाए, आयनाइज कर दिया जाए, तो हीलियम 1 पॉजिटिव या फिर लिथियम 2 पॉजिटिव, इस तरह के जो एटम्स जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए जो है थ्योरी जो नील बोहर ने कंस्ट्रक्ट की थी वो अच्छे से सही साबित होती है, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए अच्छे से, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए अच्छे से प्रूवन नहीं है। तो हाइड्रोजन जैसे किसी एटम के लिए नील बोहर का क्या कहना था, है ना, क्या क्या एक्सप्रेशंस उन्होंने दिए थे, ये जरा हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, है ना, ऐसा कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, उसके किसी भी nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, हम यहाँ पे उसे डिराइव करने वाले। तो मान लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक न्यूक्लियस है और इसमें चार्ज कितना होता है, Ze प्लस ऑफ Ze, है ना, न्यूक्लियस, और यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक ऑर्बिट है जिसको हम nth ऑर्बिट मान लेते हैं, लेट से ये जो nth ऑर्बिट है, क्योंकि हम जानते हैं बच्चे कि इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, बट जब वो एनर्जी गेन करेगा, है ना, कोई फोटोन उस पर टकराया तो उसने एनर्जी, है ना, एब्जॉर्ब कर ली, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करके सेकंड में जा सकता है, थर्ड में जा सकता है, फोर्थ ऑर्बिट में जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन तो किसी भी शेल में पाया जा सकता है, अगर उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है, नहीं एब्जॉर्ब किया तो ग्राउंड स्टेट में होगा, यानी फर्स्ट शेल में होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये कोई एक nth ऑर्बिट है ना, जिसमें करेंटली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और ये रेडियस हमें पता करना है। इस रेडियस को हमने क्या नाम दिया, Rn, क्या नाम दिया, Rn, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है, Rn, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। हमें इसका एक्सप्रेशन यहाँ पे डिटरमाइन करना है, पता करना है। कैसे पता करेंगे, ये बेसिक सी कंडीशन, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, है ना, अट्रैक्टिव टाइप की जो फोर्स है, वो फोर्स कितनी होती है, फॉर्मूला होता है इसके लिए K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे K क्या होता है बच्चों, K होता है 1/4πε0, है ना। Q1 Q2 दो चार्जेस की बात हो रही है, तो एक चार्ज हमारे पास न्यूक्लियस का चार्ज है ना, कितना, प्लस ऑफ Ze, और दूसरा चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज विच इज माइनस ऑफ E डिवाइड बाय द डिस्टेंस का स्क्वायर, और उनके बीच में करेंटली जो डिस्टेंस है, अगर हम nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है करेंटली nth ऑर्बिट में, तो उनके बीच का डिस्टेंस Rn है, तो Rn का स्क्वायर, है ना, ये इतनी फोर्स लग रही है। अच्छा, ये जो फोर्स है आपकी, ये जो फोर्स है ये ओवरऑल आप देखो तो टोटल नेगेटिव निकल के आ रही है ना। तो नेगेटिव जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है उसका मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स। क्या मतलब होता है, अट्रैक्टिव फोर्स। वेयरएज अगर ये दोनों ही चार्ज आपके पॉजिटिव होते या दोनों ही चार्ज नेगेटिव होते तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे आपको पॉजिटिव फोर्स दिख रही होती, जिसका मतलब होता है रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो इट इज़ ऑब्वियसली विदाउट अ नेगेटिव साइन, बट ओवरऑल ये नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स। अब यही जो फोर्स है ना, ये बिहेव करेगी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। कैसे बिहेव करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है mv² बाय r। क्या फॉर्मूला होता है, mv² बाय r।
कोई भी फोर्स जो सेंट्रीपिटल की तरह बिहेव कर रही है ना, पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घूमने में हेल्प कर रही है, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ही इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव करने में हेल्प करेगी, इसलिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाएगा। तो वी कैन इक्वेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू थिंग्स, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स, इनके मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो ऐसा करने पे हमें क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ से हमें मिल जाएगा ZE² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू RN², और यहाँ से हमें मिल जाएगा mv² अपॉन Rn। ठीक है, हम कुछ चीज़ें कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक Rn की वैल्यू एक Rn से कैंसिल किया जा सकता है, तो आपके पास यहाँ पे एक Rn बचेगा, जिसको बेसिकली हमें यहाँ पता करना है, तो इसको हम एक साइड रख लेते हैं, बाकी सब चीज़ें दूसरी साइड भेज दी हमने, तो यह आ जाएगा ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mv²। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है, Rn इज इक्वल्स टू ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mv²। अब यहाँ पे जब हम किसी एटम की बात करते हैं तो किसी nth ऑर्बिट का रेडियस जब हमें नहीं पता है, तो उस nth ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी वो तो कैसे ही पता होगा। तो इसका मतलब इस रेडियस को निकालने के लिए इस वेलोसिटी की ज़रूरत है, जो कि हमें नहीं पता है ना। तो कहीं से हमें इस वेलोसिटी का भी एक एक्सप्रेशन है ना लेकर के इसमें पुट करना पड़ेगा, ताकि नोन वैल्यूज़ हों हमारे पास, है ना। रेडियस कैलकुलेट करना है तो बाकी सारी वैल्यूज़ नोन हो। तो ये वेलोसिटी कैसे हम निकाल करके यहाँ पुट कर सकते हैं, ज़रा इसको देखते हैं, फिर हमारे फॉर्मूला जा करके कंप्लीट होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपके पास एक फॉर्मूला आ चुका है, Rn इज इक्वल्स टू ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू mv²। तो इसमें v की जगह हमें कुछ पुट करना है ना। तो यहाँ पर काम आएगा आपका क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो नील बोहर ने बताया था। क्या था वो क्वांटाइजेशन कंडीशन, कि जो एंगुलर मोमेंटम है mvr, ये n टाइम्स h अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए, है ना। यही था, जिसमें n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे कुछ हो सकती है। तो यहाँ से हम जरा v की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, यहाँ पे Rn लिख दें, v की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो हो जाएगा n टाइम्स h अपॉन 2 पाई mRn, और इस वैल्यू को, है ना, n टाइम्स h अपॉन 2 पाई mRn, इसको हम पुट कर लेते हैं अपनी, लेट से इसको हम इक्वेशन नंबर कुछ मान लेते हैं 1। तो इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो जैसे ही हम ये पुट करते हैं, हमें क्या मिलेगा, Rn इज इक्वल्स टू ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो वेलोसिटी स्क्वायर की जगह ये स्क्वायर रखा जा सकता है, तो इट बिकम्स n² h², और ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, यानी कि न्यूमरेटर में आ जाएगी। तो 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m² एंड Rn²। फाइनली कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये वाली जो चीज़ आपको दिख रही है, ये वेलोसिटी का स्क्वायर है डिनोमिनेटर में। ठीक है, यहाँ पे अगेन हम कुछ चीज़ें अब कैंसिल कर सकते हैं। जैसे क्या क्या कैंसिल किया जा सकता है, यहाँ पे आप पाई को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैंसिल किया जा सकता है, यहाँ पे हम रेडियस एक बार कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें कैंसिल हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, देख ले, Rn इज इक्वल्स टू, ये Rn कहाँ पर है, ये Rn दिख रहा है आपको। रिमेनिंग सारी चीज़ें हम नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो फॉर्मूला मिलेगा n² h² एप्सिलॉन नॉट, n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ZE²। क्या फाइनली हमें फॉर्मूला मिला, n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई m ZE²। यहाँ पे हम टर्म्स देख लें, n हम जिस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, 4th ऑर्बिट 5th ऑर्बिट, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। h यहाँ पे आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो, है ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पाई, यहाँ पे m जो दिख रहा है आपको, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये m है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
Z है एटॉमिक नंबर जिस एटम की हम बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, एंड E² E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला आपको मिल जाता है बच्चों। इसमें अब Z की वैल्यू 1 रख लें फॉर हाइड्रोजन एटम, तो ये फॉर्मूला आपका मॉडिफाई हो जाएगा Rn इज इक्वल्स टू n² टाइम्स h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई m E², कुछ ऐसा है ना, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा। अब बेटा यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में देख रहे हैं कि n² को छोड़ के बाकी टर्म सारी कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट्स है ना, h कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट, e, m, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो इनकी हम सारी वैल्यूज़ अगर ऐसा यूनिट में रखते हैं, है ना, और कैलकुलेट करते हैं, तो फाइनली जो है इसकी वैल्यू निकल के आती है 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर में। इसको आप एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहो तो ये बन जाएगा n² इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, n² टाइम्स 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये सारी जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू, जैसे h की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, पाई की वैल्यू आप पुट कर लेते हो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको फाइनली ये सॉल्व करके 0.53 एंगस्ट्रॉम मिल जाता है। तो यहाँ से जो है किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है इस फॉर्मूले से। जैसे अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस पता करना चाहते हो तो इट इज़ 1 टाइम्स 0.53, सो इट इज़ 0.53 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर टाइम्स 0.53, तो 4 टाइम्स ऑफ दिस, हाँ 4 टाइम्स 2.12 आई थिंक एंगस्ट्रॉम। हाँ, थर्ड ऑर्बिट का क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, 9 टाइम्स ऑफ 0.53 एंड सो ऑन। आप इस तरह से रेडियस आगे और सारे ऑर्बिट्स का पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये था रेडियस कैसे कैलकुलेट किया गया। इसके आगे और टर्म्स हमारे पास आने वाली हैं। हाँ, इस फॉर्मूले को बच्चों आप याद रखोगे, ठीक है, वेलोसिटी, क्योंकि नेक्स्ट हम जो डिराइव करने वाले हैं वो वेलोसिटी का ही एक्सप्रेशन है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, v इज इक्वल्स टू n टाइम्स h/2πmr। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। जब ये इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इसका ऑब्वियस सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिफरेंट सी वेलोसिटी पोजेस कर रहा होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं वही जो पिछला वाला अभी मैंने बॉक्स में दिखाया आपको एक फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू n टाइम्स एंड h/2πmr। ठीक है, हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया था आपको आई होप पता होगा, है ना, ये बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन जिसमें एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स h/2π के बराबर था, वहाँ से फॉर्मूला निकल करके आया। ठीक है, आप यहाँ पे वापस से देख सकते हो, एंगुलर मोमेंटम विच इज़ दिस इज इक्वल्स टू n टाइम्स h/2π। तो बस यहीं से जो आपका वेलोसिटी है वो आ जाएगा n h/2πm इंटू वेलोसिटी तो निकालना ही है हमें, इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से हमने स्टार्टिंग कर ली। ओके, अब इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो देखो ये वेलोसिटी निकालनी है, रेडियस जो है ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं इसका एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन को यहाँ पे यूज़ कर लें। तो v इज इक्वल्स टू n टाइम्स h/2πm। ओके, आर एन का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था यहाँ पर, ये फॉर्मूला था n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई m z/e²। ठीक है, क्या एक्सप्रेशन था रेडियस का, ये एक्सप्रेशन था n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z/e²। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं, जैसे आप इस पाई को कैंसिल कर सकते हो, इस m को कैंसिल कर सकते हो, रेस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ पे बचेंगी। एक n भी कैंसिल किया जा सकता है, h भी कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो फाइनली आपके पास अब क्या बच रहा है, ओके, दिस इज़ वेलोसिटी। आप फ्रिक्वेंसी से कंफ्यूज हो सकते हो, ये वेलोसिटी है। क्या फॉर्मूला मिलेगा हमें, z/e² है ना, z/e² डिवाइड बाय 2n/h एप्सिलॉन नॉट, यही बचा, z/e² न्यूमरेटर में आ जाएगा और 2n/h एप्सिलॉन नॉट ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी nth ऑर्बिट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा अगर हम देखें
तो n की वैल्यू 1 2 3 पुट करनी है आपको और आपको वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। इसमें भी अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो फॉर हाइड्रोजन एटम हम z की वैल्यू 1 रख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ फॉर्मूला मिल जा रहा है आपको, है ना। हाइड्रोजन एटम के लिए कुछ ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी अगर हम देखें तो n की वैल्यू टू 1 2 3 पुट की जा सकती है ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, बट रेस्ट ऑफ द वैल्यूज तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखें 1 अपॉन n को अलग कर दें, 1 अपॉन n को अलग कर दें तो क्या बचेगा, ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2h एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा, ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2h एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, तो आप इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट कर लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 21.6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। क्या वैल्यू आ जाती है, 21.6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय n। तो इसका मतलब आप फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट के लिए भी चाहें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला आपके पास मिल जाता है। यहाँ पर जो है इस फॉर्मूले को अगर हम वापस से देखें तो v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n टाइम्स, बेटा ये जो फॉर्मूला बच रहा है ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट, है ना। इस फॉर्मूले में आप चाहो तो c से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, इस फॉर्मूले को c से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, तो यहाँ पे ये कुछ वैल्यू बचेगी आपके पास, ये कुछ वैल्यू जिसको कई बार अल्फ़ा लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा टाइम्स c अपॉन n। तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला आ जाएगा v इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टाइम्स c अपॉन n, और इस अल्फ़ा की वैल्यू जो है 1 अपॉन 137 आती है। क्या वैल्यू आती है, 1 अपॉन 137। कई बार ऐसा भी किसी किताब में लिखा जाता है। तो आप चाहो तो ये जो कांस्टेंट्स थे आपके, इसी कांस्टेंट्स में अपनी मर्जी से c से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे और इस c को इंक्लूड कर लो इन कांस्टेंट्स में, तो उस पूरे को एक नया कांस्टेंट बोल दिया गया अल्फ़ा, और इस अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 1/137 आती है। तो फाइनली एक फॉर्मूला आपके पास ऐसा भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी वेलोसिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, अल्फ़ा c अपॉन n। n की वैल्यू 1 2 3 आपको पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेशन है फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट। अगर एक इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो हम बच्चों जानते हैं क्योंकि वेलोसिटी जो है वो ऑर्बिट पे डिपेंड कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी ऑर्बिट पे डिपेंड करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी लेट इसको कैपिटल K से नोट कर लें। ये ऑब्वियसली किसके बराबर होगा, हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। वेलोसिटी तो जो है डिपेंड कर रही है किस ऑर्बिट में है, तो इसका हमें एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा इसका मतलब। तो ये एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा z ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2NH एप्सिलॉन नॉट। यही फॉर्मूला था, इसका हमें स्क्वायर करना है। ठीक है, तो फाइनली आपके पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, k इज इक्वल्स टू, है ना, जब इसका स्क्वायर कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये आ जाएगा z स्क्वायर e रेज टू पावर 4 m डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 2 जा 8 टाइम्स n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बच्चों आपको देखने को मिलेगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। क्या फॉर्मूला है, z स्क्वायर e रेज टू द पावर 4 m डिवाइड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू 8। तो ये कुछ फॉर्मूला मिल गया। अगेन बच्चों इस पे देखें तो फॉर हाइड्रोजन एटम z की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला जो है काइनेटिक एनर्जी का वो मिल जाएगा e की पावर 4 डिवाइड बाय m डिवाइड बाय e की पावर 4 इंटू m डिवाइड बाय 8 टाइम्स n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये फाइनली कुछ फॉर्मूला है हाइड्रोजन एटम के लिए जिसका z की वैल्यू 1 होती है। अब बेटा इसमें भी हम देख लें तो n को हम साइड रख दें n स्क्वायर, तो रिमेनिंग जो चीज़ें हैं विच इज़ e रेज टू पावर 4 m डिवाइड बाय 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है यहाँ पर, है ना।
सबकी वैल्यू फिक्स है, ई की वैल्यू, एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच, एप्सिलॉन नॉट, सब फिक्स है। जब उनकी वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पे और सॉल्व करें तो कुछ आंसर हमें जूल में मिलेगा, उसको हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दें तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो ये आंसर क्या होगा आपका, ये आंसर होगा 13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, और आंसर आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आंसर आपका ये काफ़ी आसान फॉर्मूला बन गया, 13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी वो प्लस 13.6, आप यहाँ प्लस लगा सकते हो क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ने वाले हैं जो ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगी। तो 13.6 फर्स्ट ऑर्बिट का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। सेकंड ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो n की जगह 2 रखना पड़ेगा, 2 स्क्वायर 4, 13.6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कुछ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट में आप सब्सिक्वेंटली फाइंड कर सकते हो। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन है पोटेंशियल एनर्जी की। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी nth ऑर्बिट में होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसके पास। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R, है ना, ये फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास दो चार्ज्ड पार्टिकल हैं जिसके बीच में कुछ R डिस्टेंस है तो जो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ इस तरह से कैलकुलेट की जा सकती है। आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, है ना, NCERT की चैप्टर 2 में। तो बच्चे यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ये क्या है, किसी एक का चार्ज, जैसे न्यूक्लियस का चार्ज मान लेते हैं तो ये है प्लस में ZE, कितना चार्ज है, प्लस ZE। फिर दूसरा चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लें जो कि माइनस ऑफ E डिवाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस। अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं तो पूरा फॉर्मूला यहाँ रख लेते हैं। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था हमारे पास n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय पाई m ZE स्क्वायर, पाई m ZE स्क्वायर, ये रेडियस का फॉर्मूला था। तो K Q1 Q2 बाय R। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा U इज इक्वल्स टू, है ना, ये है ZE स्क्वायर और एक ZE स्क्वायर और ऊपर आ गया तो बन जाएगा Z रेज टू पावर 2 E रेज टू पावर 4, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव साइन। ठीक है, एक पाई से पाई कैंसिल किया जा सकता है, Z स्क्वायर E की पावर 4 M डिवाइड बाय, और क्या बचा हमारे पास, 4 बचा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला फाइनली हमें पोटेंशियल एनर्जी का देखने को मिलेगा, है ना, माइनस में z स्क्वायर E रेज टू पावर 4 m डिवाइड बाय 4 टाइम्स n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो इसमें कुछ कुछ वैल्यूज़ तो काइनेटिक एनर्जी जैसी दिखाई दे रही हैं, बट वहाँ डिनोमिनेटर में 8 था, यहाँ 4 है ना, तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस भी है। अब इस फॉर्मूले में देखें तो हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना, फॉर हाइड्रोजन एटम जिसके लिए z की वैल्यू 1 होती है, थोड़ा सा ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा और क्या बचेगा आपके पास, माइनस में। पहली बात तो ये फॉर्मूला माइनस में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, माइनस में। और ये माइनस में क्यों आंसर आता है, कई बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों आती है। तो जब भी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, है ना, जब भी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी बनती है वो नेगेटिव में आती है। ठीक है, तो इसलिए ये नेगेटिव है क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ना इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का है वो अट्रैक्टिव नेचर का है। तो माइनस में z की वैल्यू हमें 1 रख लेनी है तो ये आ जाएगा माइनस E रेज टू पावर 4 m डिवाइड बाय 4 टाइम्स n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब इसमें भी बच्चों जब हम n को एक साइड रख दें तो जो बची हुई वैल्यूज़ हैं ये सारी अगेन कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इनकी वैल्यू जब पुट करते हैं बच्चों, है ना, जब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करेंगे तो आंसर जूल में कुछ आ जाएगा। अब उस आंसर को भी अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दें तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है और वो आंसर आएगा आपका -27.2 डिवाइड बाय n स्क्वायर, और ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगा। तो इस फाइनल वाले फॉर्मूले से आप पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि किसी एक ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है आपके पास में। नेगेटिव का फिर से मतलब बता दें, नेगेटिव जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका ये मतलब होता है कि ये अट्रैक्टिव जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई है।
आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली लास्ट फिर इसमें एक्सप्रेशन जो हमें डिराइव करना है वो आ जाता है द टोटल एनर्जी। तो हमें क्या करना होगा, सिंपली इस काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को और पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को सम कर देना है। तो काइनेटिक एनर्जी का बच्चों एक्सप्रेशन क्या था, इट वाज z स्क्वायर ई रेज टू पावर 4m डिवाइड बाय 8 टाइम्स n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये सब क्या था, प्लस में था, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव थी, प्लस फिर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो था नेगेटिव माइनस टाइम्स z स्क्वायर ई रेज टू पावर 4m डिवाइड बाय 4 टाइम्स n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो बेटा जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास फाइनली आंसर नेगेटिव में आएगा और निकल के आएगा z स्क्वायर ई रेज टू पावर 4m डिवाइड बाय 8 टाइम्स n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। फिर वही चीज़ें रिपीट करते हैं कि फॉर हाइड्रोजन एटम जिसके लिए z की वैल्यू 1 होगी, ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा माइनस ई रेज टू पावर 4m डिवाइड बाय 8 टाइम्स n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। इसमें भी बच्चों जब हम n स्क्वायर को एक तरफ कर दें, बाकी सब वैल्यूज़ एक साइड ले जाएं, तो ये मिल जाएगा 1 बाय n स्क्वायर इंटू माइनस ई रेज टू पावर 4m डिवाइड बाय 8 टाइम्स h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। और इन सब की वैल्यू पुट करने पे, सॉल्व करने पे जो आंसर है जूल में आएगा, अगेन इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करने पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। तो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट माइनस में 13.6 अपॉन n स्क्वायर, आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये कुछ जो है फाइनल एक्सप्रेशन है टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, माइनस में 13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो बेटा इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम टोटल एनर्जी जो है वो पता कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो E1 इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, आंसर आ जाएगा माइनस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह बच्चों ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। तो n इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड ऑर्बिट के लिए E2 इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 अपॉन 2 स्क्वायर, जिसको 4 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट के लिए फॉर n इज इक्वल्स टू 3, E3 इज इक्वल्स टू माइनस में 13.6 अपॉन 3 स्क्वायर विच इज माइनस में 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, एंड सो ऑन। आप इस तरह से और वैल्यूज़ याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज़ आप याद अगर रखते हो तो न्यूमेरिकल करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यूज़ आपको याद रहती हैं तो काफ़ी स्पीड से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। यही कुछ रीज़न है इन वैल्यूज़ को याद करने का। ठीक है, सब्सिक्वेंट वैल्यूज़ आप यहाँ पे 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रल सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन एटम का मतलब है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांजिशन करता है ना, ये फर्स्ट शेल से जंप करके सेकंड में जा सकता है, उसकी जगह थर्ड शेल में जा सकता है, या फिर फोर्थ फिफ्थ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी किसी भी शेल में मूव कर सकता है। या फिर जब ये जो इलेक्ट्रॉन है हायर एनर्जी स्टेट से एनर्जी लूज़ करते हुए ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो जनरेट करेगा, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो फोटोन है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ये हमने नील बोहर के फ्रिक्वेंसी कंडीशन में ऑलरेडी डिस्कस किया था, है ना, इससे 2-3 स्लाइड पहले। तो बेसिकली हम यही देखने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन होने पर उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन है, चलिए उसको डिराइव कर लेते हैं। तो हम जानते हैं बच्चों, लेट इनिशियली हम मान लें, इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन है इज इन n1 शेल। हम मान लेते हैं कि इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन है किसी n1 शेल में है। n1 का मतलब यहाँ पे सेकंड शेल, थर्ड शेल, कोई भी एक हो सकती है जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, n1 का मतलब n इज इक्वल्स टू 1 नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। अगर बच्चों हम यहाँ पे लिखें n1 शेल या फिर n इज इक्वल्स टू 1, ये दो चीज़ें डिफरेंट हैं।
N1 का मतलब जिस शेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करना स्टार्ट कर रहा है। तो लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ शेल से गिरता है, फॉल होता है और फर्स्ट पे आके रुकता है, तो फोर्थ शेल जो है आपकी N1 कहलाएगी और फर्स्ट शेल आपकी N2 कहलाएगी। ठीक है, जबकि N इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है पहली शेल, के शेल है ना, न्यूक्लियस के जस्ट बाद जो पहली शेल आती है। तो देयर इज अ डिफरेंस। फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसी एक N1 शेल में जब इलेक्ट्रॉन है तो उस वक्त क्या एनर्जी होगी इस इलेक्ट्रॉन की। तो हम एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों आपको याद होगा फॉर्मूला क्या होता है, Z स्क्वायर E रेज टू पावर 4 m डिवाइड बाय 8 टाइम्स n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर विद अ माइनस साइन। ठीक है, ये फॉर्मूला था। क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो N1 शेल में है, तो हम n की जगह यहाँ पे N1 पुट कर लेते हैं। तो किसी N1 शेल में जब इलेक्ट्रॉन था ये उसकी एनर्जी होगी। लेट से इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांजिशन करता है और किसी N2 शेल में पहुंच जाता है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें। नाउ व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी N2 शेल में पहुंच जाएगा, उस वक्त उसकी एनर्जी क्या होगी। तो ये फॉर्मूला आपका होगा माइनस Z स्क्वायर E रेज टू पावर 4 m डिवाइड बाय 8 टाइम्स N2 स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इक्वेशन नंबर। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके किसी N2 शेल में पहुंच जाएगा तो उसकी इतनी एनर्जी होगी। तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये बराबर होता है h न्यू के, ये हमने फ्रीक्वेंसी कंडीशन में पढ़ा था। ठीक है, जो नील बोहर ने कुछ कंडीशंस बताई थी उसमें फ्रीक्वेंसी कंडीशन है। चलिए थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं इस पोर्शन को। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी कंडीशन इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसके अगर फोटोन की एनर्जी हम h न्यू मान लें तो ये h न्यू किसके बराबर होगा, ये h न्यू होता है E2 माइनस E1 के बराबर। किसके बराबर होता है, E2 माइनस E1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से जरा हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला हमारे पास मिल सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो h न्यू है ये है E2 माइनस E1 के बराबर। यहाँ पर जब हम एक्सप्रेशंस रख लें E2 और E1 के तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉमन निकाल सकते हैं। सिर्फ आई होप N1 और N2 बचेंगे, तो चलिए इनको पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हम Z स्क्वायर E रेज टू पावर 4 m डिवाइड बाय 8 टाइम्स H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। इस E2 में बचेगा आपके पास 1 बाय N2 स्क्वायर माइनस इस E1 में बचेगा 1 बाय N1 स्क्वायर। ठीक है, इस नेगेटिव जो साइन है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा Z स्क्वायर E रेज टू पावर 4 m डिवाइड बाय 8 टाइम्स H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इन ब्रैकेट वी विल हैव 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका h न्यू के बराबर है। तो यहाँ से आप h की वैल्यू लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट करके है ना फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए कि चलिए वेवलेंथ क्या होगी उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो जनरेट हो रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे h न्यू को hc बाय लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है, hc बाय लैम्डा, और जो अगेन इसी एक्सप्रेशन के बराबर होगा। तो यहाँ से जो है आपका 1 बाय लैम्डा ये बराबर होता है, hc को राइट साइड में शिफ्ट कर दें, Z स्क्वायर E रेज टू पावर 4 m डिवाइड बाय 8 टाइम्स h क्यूब c टाइम्स एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। ठीक है, अभी जो बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर,
इस एक्सप्रेशन में बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पे e⁴ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन h³ c एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 8 ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट्स हैं। अगर इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर दें यहाँ पर तो हमारे पास इन सारे कॉन्स्टेंट से मिलकर के एक नया कॉन्स्टेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। तो चलिए हम ये पुट कर लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1/λ इज इक्वल्स टू r z स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, जहां पर r किसके बराबर है? तो r आपका बराबर है e⁴ m डिवाइड बाय 8 h³ c इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक्स कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इन सब को जब सॉल्व करते हो SI यूनिट की वैल्यूज आप है ना SI यूनिट में सारी वैल्यूज रखते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ठीक है, R की वैल्यू क्या रहती है? 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ठीक है, इसे कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। तो बच्चों अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें जिसके लिए Z की वैल्यू 1 होती है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाता है 1/λ इज इक्वल्स टू R टाइम्स 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो ऑफ फोटोन एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है किसी एक शेल से दूसरे शेल में, तो अगर लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली इसने एनर्जी या फोटोन एब्जॉर्ब किया होगा, और किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आ रहा है मतलब इसने जो एक फोटोन है वो रिलीज़ किया होगा। तो उस फोटोन की जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों जी 1/λ है ना, 1/λ इसको न्यू बार करके लिखा जाता है जिसे वेव नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव नंबर। क्या कहा जाता है? वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर में। 1 मीटर लेंथ में या स्पेस में, 1 मीटर लेंथ या स्पेस में नंबर ऑफ वेव्स, कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है, इसे वेव नंबर कहा जाता है। तो ये जो 1/λ है ये न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं जो वेव नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूमेरिकल्स इस फॉर्मूले के बेसिस पे सॉल्व किए जाते हैं। ये फॉर्मूला किन तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, तो चलिए हम देखते हैं। इससे प्रीवियस जो स्लाइड है बच्चों, यहाँ पर आप इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या कहते हैं इसे? एनर्जी लेवल डायग्राम। तो इस एनर्जी लेवल डायग्राम में बच्चों आप देख सकते हो कि नीचे वो शेल्स हैं है ना जो काफ़ी कम एनर्जी की हैं, लो एनर्जी की शेल हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड सब्सिक्वेंटली लास्ट में एक शेल इनफाइनाइट पे जाती है जहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मानी जाती है। तो बच्चों इससे पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट शेल में जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना होगा। तो आपके पास एक फॉर्मूला था बच्चों। क्या फॉर्मूला था आपके पास? आपके पास एक फॉर्मूला था कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth शेल इज इक्वल्स टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला था। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मिल जाएगी फर्स्ट शेल में। ठीक है, -13.6। सेकेंड शेल की बात करें तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर 4, 13.6 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी -3.4। फिर थर्ड शेल के लिए 1.6, रफली इट इज़ 1.6, 1.5 एंड उसके आगे जो हैं शेल्स के लिए क्या वैल्यूज़ होती हैं? इसके लिए है माइनस में 0.84,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में 84 या 85, देन माइनस में 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर माइनस में 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस में 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। इस तरह से ये वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, या ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है ना। ये वैल्यू सबसे छोटी है, -13.6 इज द लोवेस्ट वैल्यू, और इंक्रीज होते 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 फाइनली 0 तक जा रही है। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो 13.6 इज द मैग्नीट्यूड जो छोटा होते जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट शेल सेकंड शेल आप अगर ये वैल्यूज़ याद कर लेते हैं एनर्जी की, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने काफ़ी आसान हो जाते हैं। तो ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट वाला जो फाइनली हमने फॉर्मूला देखा है ना, ये फॉर्मूला किस तरह के क्वेश्चंस में काम आता है, चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पर आप अगर देख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से अगर ट्रांजिशन करते हुए फर्स्ट शेल में आके रुकता है ना, इसका मतलब सेकंड शेल से शुरू हुआ, कहाँ रुके, फर्स्ट शेल में आकर के, थर्ड शेल से स्टार्ट करे ट्रांजिशन, कहाँ रुके, फर्स्ट शेल में आकर के, फोर्थ से फर्स्ट, फिफ्थ से फर्स्ट, किसी भी शेल से अगर चलना स्टार्ट करे और फाइनली फर्स्ट शेल में आकर रुके, तो इस तरह के ट्रांजिशन को लाइमन सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। तो यहाँ पे आप बच्चों आप नाम देख सकते हो, लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज का सीधा सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से स्टार्ट करेगा लेकिन फाइनली रुकेगा कहाँ पर, फर्स्ट शेल में आकर के। ठीक है, तो इसे लाइमन सीरीज कहा जाएगा। इस लाइमन सीरीज की एक खासियत यह है कि लाइमन सीरीज में जब भी एक इलेक्ट्रॉन किसी शेल से फर्स्ट शेल पे आके रुकता है, तो इस वक्त जो एनर्जी रेडिएट हो रही होती है, ये जो एनर्जी रेडिएट होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो अल्ट्रावायलेट नेचर की होती है। कौन सी होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन हो, चाहे वो सेकंड से फर्स्ट हो, थर्ड से फर्स्ट, या सेवेंथ से फर्स्ट, या कहीं से भी, जो रेज जो एनर्जी वहाँ प्रोड्यूस होगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वो अल्ट्रावायलेट नेचर की ही होंगी। तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन हो सकता है इसमें से। ठीक है, इसके आगे फिर हम देखते हैं एक दूसरा सीरीज आती है जिसको बोलते हैं बामर सीरीज। ये बामर सीरीज में क्या है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से स्टार्ट करे है ना, और ट्रांजिशन करते हुए फॉल करते हुए फाइनली कहाँ पे आके रुके, सेकंड शेल में, है ना, फाइनली कहाँ पे रुके, सेकंड शेल में, तो थर्ड शेल से स्टार्ट हो और सेकंड पे रुक जाए। ठीक है, या फोर्थ से स्टार्ट हो सेकंड पे रुक जाए, या फिफ्थ से स्टार्ट हो सेकंड पे रुक जाए, तो ऐसी जो ट्रांजिशन है इसको बोला जाता है बामर सीरीज। क्या कहते हैं, बामर सीरीज, है ना। इसमें यहाँ पे फिक्स है कि फाइनली रुकना उसको इलेक्ट्रॉन को सेकंड शेल में है। ठीक है, इसे बामर सीरीज कहा जाता है। बच्चों इस बामर सीरीज में अब जो है जो एनर्जी रेडिएट होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, निकलती है ना, तो ये जो एनर्जी होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और कौन सी वाली, इस बार ये विजिबल लाइट के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, तो एनर्जी किस फॉर्म में रेडिएट होती है, विजिबल लाइट के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बामर सीरीज जो है, इसमें जो एनर्जी है वो विजिबल लाइट के फॉर्म में रेडिएट हो रही होती है। ठीक है, इसी तरह आगे नेक्स्ट सीरीज आती है पास्शियन सीरीज। कौन सी है, पास्शियन सीरीज। इस पास्शियन सीरीज में आप समझ ही रहे हैं, है ना, किसी भी शेल से स्टार्ट हो ट्रांजिशन, बट फाइनली एंड कहाँ पर हो, थर्ड शेल में आकर के। तो फोर्थ से थर्ड, फिफ्थ से थर्ड, सिक्स से थर्ड, किसी भी शेल से स्टार्ट हो, थर्ड शेल पे आकर के ट्रांजिशन रुक जाए, तो इसे कहते हैं पास्शियन सीरीज। ठीक है, इस पास्शियन सीरीज में जो एनर्जी रेडिएट होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, और कौन से वाले नेचर की, इंफ्रारेड नेचर की। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट चौथी जो सीरीज है वो है ब्रैकेट सीरीज। ये जो ब्रैकेट सीरीज है इसके लिए आप समझ ही रहे हैं, अब फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ रुकेगा, फोर्थ शेल पे आकर के। तो फिफ्थ शेल से फोर्थ पे, या सिक्स्थ से फोर्थ पे, या सेवन्थ से फोर्थ पे, है ना, सब्सिक्वेंटली ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइनली इलेक्ट्रॉन अगर फोर्थ शेल पे रुकता है तो इसे हम ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। और इस ब्रैकेट सीरीज में भी जो एनर्जी रेडिएट होती है वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो भी इंफ्रारेड नेचर की ही होती है। ठीक है, तो ये भी इंफ्रारेड है। और अब आते हैं लास्ट सीरीज पे, जो पांचवी सीरीज है ना, फंड सीरीज। तो ये फंड सीरीज में क्या है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है फाइनली अपना ट्रांजिशन खत्म करके पांचवे पे आके रुकेगा, है ना, फिफ्थ शेल पर आएगा। तो ये सिक्स से फिफ्थ हो सकता है, सेवन्थ शेल से फिफ्थ हो सकता है, किसी एट्थ शेल से फिफ्थ हो सकता है। ऐसे ट्रांजिशंस को हम फंड सीरीज कहते हैं, और यहाँ पर जो एनर्जी रेडिएट होती है ये भी इंफ्रारेड के फॉर्म में ही होती है। ठीक है, तो हमने 5 सीरीज के अभी नाम देखे यहाँ पे, जिसमें लाइमन सीरीज में हम जानते हैं कि जो एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज के फॉर्म में रेडिएट होती है, वहीं बामर सीरीज में ये जो एनर्जी है ये विजिबल लाइट के फॉर्म में रेडिएट होती है। ठीक है, बाकी फिर जो लास्ट की 3 सीरीज हैं, है ना, ब्रैकेट है, पास्शियन है, फंड सीरीज हैं, इसमें जो एनर्जी है वो इंफ्रारेड वेव्स के फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक,
तो बच्चों ये जो लाइमन सीरीज है, इस लाइमन सीरीज में हमने क्या देखा, इस लाइमन सीरीज में हमने देखा कि n1 की वैल्यू तो फिक्स है, विच इज द फर्स्ट शेल। इलेक्ट्रॉन को फाइनली कहाँ रुकना है, फर्स्ट शेल में आके रुकना है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से कर सकता है, तो ये स्टार्ट तो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से, है ना, सेकंड से फर्स्ट पे आके रुके, या थर्ड शेल से फर्स्ट पे आके रुके, या फोर्थ से फर्स्ट पे आके रुके, या फिफ्थ से फर्स्ट पे आके रुके, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, है ना। किसी भी शेल से अगर ट्रांजिशन स्टार्ट होता है और फाइनली फर्स्ट शेल पे आके रुकता है, तो इस तरह के ट्रांजिशन को लाइमन सीरीज कहा जाता है। क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें लार्जेस्ट एनर्जी किस ट्रांजिशन में रिलीज होगी, लार्जेस्ट एनर्जी किस ट्रांजिशन में रिलीज होगी, ठीक है, तो जिसमें ट्रांजिशन सबसे बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एनर्जी है सबसे ज़्यादा किस में रिलीज होगी, वो है इन्फिनिटी से 1 वाले ट्रांजिशन में, है ना, फाइनली इन्फिनिटी से 1 वाले ट्रांजिशन में। अगर इस ट्रांजिशन को देखें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये कौन सा ट्रांजिशन होगा, इसमें n1 की वैल्यू इन्फिनिटी रखनी होगी और n2 की वैल्यू, सॉरी n1 की वैल्यू आपको 1 रखनी होगी एंड n2 की वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है। इस केस में सबसे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम जानते हैं जो एनर्जी रिलीज्ड है ना, वो एच न्यू के बराबर है। किसके बराबर होता है, एच न्यू के बराबर, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो अगर ये एनर्जी का अमाउंट सबसे बड़ा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी या जो करस्पॉन्डिंग जो फोटोन की फ्रिक्वेंसी होगी, वो भी सबसे लार्जेस्ट होगी। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी किस केस में होगी, तो ऑब्वियसली वो भी यही आंसर है। तो सेम इसी जगह पे आपके लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी भी होगी। लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ व्हाट, लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन, लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन, लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन, ठीक है। तो अगर इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करता है और फॉल करते करते फाइनली फर्स्ट शेल पे आके रुकता है, तो इसे लाइमन सीरीज कहते हैं। और इस वाले केस में सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और साथ में फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन इज ऑल्सो लार्जेस्ट, ठीक है। एक दूसरे ट्रांजिशन की बात करें यहाँ पर, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी of the emitted photon या फिर smallest energy है ना, E is equals to h न्यू के हिसाब से अगर देखें तो ये प्रोपोर्शनल है ना, रिलेटेड है कि एनर्जी अगर सबसे स्मॉलेस्ट रिलीज हुई है तो उससे करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी रिलीज होगी वो भी जो प्रोड्यूस होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट होगी। तो ये कौन सा वाला ट्रांजिशन हो सकता है, ये ट्रांजिशन होगा n1 इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n2 इज इक्वल्स टू 2, है ना। इस केस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड है सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा सा ट्रांजिशन है ये लाइमन सीरीज का, और जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, है ना, एमिटेड फोटोन की, वो भी सबसे स्मॉलेस्ट होगी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बामर सीरीज की बात करें, तो इस बामर सीरीज में भी, ठीक है, हम देखें अगर कि लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी स्लैश लार्जेस्ट एनर्जी, ठीक है, ये कब प्रोड्यूस होगा, तो ये कौन सा वाला ट्रांजिशन हो सकता है। तो हमने देखा जो सबसे बड़ी लाइन बनती है ना, सबसे बड़ी लाइन यहाँ पे कहाँ होगी, तो ये होगी इन्फिनिटी से लेकर के 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n1 तो फिक्स है 2, लेकिन n2 कितना होगा, इन्फिनिटी। जो इन्फिनिटी से 2 वाला ट्रांजिशन है, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होगी, तो करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन है वो भी सबसे लार्जेस्ट ही होगा, ठीक है। ये सिमिलरली यहाँ पे देखें, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी, ये कौन से केस में रिलीज होगी, तो ये रिलीज होगी जिसमें n1 की वैल्यू 2 रखेंगे और n2 की वैल्यू 3 रखेंगे, ठीक है। इस केस में सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी रिलीज होगी, तो करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन है वो भी सबसे छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बच्चों, आप यहाँ पे समझ सकते हो कि फ्रीक्वेंसी अगर सबसे स्मॉलेस्ट है तो इसी से करस्पॉन्डिंग अगर वेवलेंथ पूछ ली जाए, तो हम जानते हैं बच्चों एक फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। इसका मतलब
कि जो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ हैं ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो लैम्डा जो है ये हो जाएगा c/ν। इसका मतलब है कि अगर फ्रिक्वेंसी सबसे स्मॉलेस्ट है तो वेवलेंथ सबसे लार्जेस्ट होगी। तो इसी केस में देखें तो सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस होने वाली है किसकी? ऑफ एमिटेड फोटोन। ठीक है, बामर सीरीज की अगर हम बात करें तो बामर सीरीज में सबसे बड़ी वेवलेंथ इस केस में प्रोड्यूस होने वाली है और सबसे छोटी वेवलेंथ वो इस केस में प्रोड्यूस होगी, है ना। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लार्जेस्ट है तो वेवलेंथ सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको समझना होता है कि किस केस में फ्रीक्वेंसी लार्ज होगी, किस केस में वेवलेंथ लार्ज होगी, ऐसे हम समझ सकते हैं। कुछ टर्म्स और होती हैं, है ना, बेसिक्स जो हैं उनको ज़रा और समझ लेते हैं जो बामर सीरीज से रिलेटेड हैं। क्या है? तो बच्चों आपने अभी एनर्जी लेवल डायग्राम में देखा कि ये सबसे एक छोटी लाइन है, ये n इज 2 और यहाँ पे है n इज 3। फिर n इज 4 से लेके एक ट्रांजिशन होता है कहाँ पे? 2 की तरफ। फिर 5 से एक ट्रांजिशन होता है 2 की तरफ। फिर 6 से एक ट्रांजिशन होता है 2 की तरफ, है ना। चलिए इसको हम अपने डायग्राम में देख लें। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो इस बामर सीरीज में ये सबसे छोटी लाइन है जो 3 से 2 का ट्रांजिशन है, देन 4 से 2 का ट्रांजिशन है, फिर 5 से 2 का ट्रांजिशन है। इसमें इनिशियल 4 लाइंस को कुछ नाम दिया गया है ना। ये नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में एज इट इज पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या नाम है? सबसे जो छोटी लाइन यहाँ पे दिख रही है आपको, है ना, सबसे छोटा ट्रांजिशन 3 से 2 का, इसे बोलते हैं H अल्फा लाइन। क्या बोला जाता है? H अल्फा लाइन। ठीक है, जो फिर नेक्स्ट ट्रांजिशन है, नेक्स्ट लाइन है 4 से 2 का ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं H बीटा लाइन। क्या बोलते हैं? H बीटा लाइन। नेक्स्ट वाला 5 से 2 का ट्रांजिशन, इसे बोलते हैं H गामा लाइन, H गामा। एंड जो नेक्स्ट ट्रांजिशन है 6 से 2 का ट्रांजिशन, इसे बोलते हैं H डेल। क्या क्या मैंने यहाँ पे नाम बोले? H अल्फा सबसे छोटी लाइन के लिए, H बीटा नेक्स्ट लाइन के लिए, H गामा एंड फाइनली H डेल। ये 4 नाम है। तो जब भी कभी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, कभी ऐसा बोल दिया गया कि ओके फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू H अल्फा ट्रांजिशन, तो आप सोचोगे H अल्फा ट्रांजिशन क्या होता है? तो H अल्फा ट्रांजिशन का सीधा सीधा मतलब है फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज विच सेज कि ट्रांजिशन विल बी फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 3 टू n इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये सिर्फ बामर सीरीज के लिए नाम है, H अल्फा, H बीटा, H गामा एंड H डेल। ठीक है, तो ये सारे बेसिक्स थे यहाँ पर इस एनर्जी लेवल डायग्राम से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है आपका लिमिटेशंस ऑफ द बोहर्स थ्योरी, है ना। लिमिटेशंस हमने फाइनली सारी चीज़ें पढ़ ली, हमने पोस्टुलेट समझ लिए, हमने कुछ खासियतें समझ ली, है ना, बोहर्स थ्योरी की। अब आता है कुछ कमियां इसमें भी छूट गई हैं क्योंकि इसके बाद भी कई सारे नए मॉडल्स ऑफ एटम दिए गए हैं, है ना, जो आजकल हम पढ़ते हैं। क्वांटम मॉडल आ गया है। तो क्या क्या इसमें कमियां रह गई? सबसे पहली जो कमी है, सबसे पहला लिमिटेशन वो क्या है? दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन, है ना, एटम्स। ये जो थ्योरी है ये सटीक बैठती है, सही बैठती है हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए। हाइड्रोजन जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, जैसे हाइड्रोजन तो हो ही गया, इसके बाद सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम हीलियम की बात करें उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करके निकाल दिया जाए, ठीक है, तो वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। इसी तरह से लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइज करके निकाल दिया जाए, लिथियम 2 पॉजिटिव, ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो ऐसे एटम्स के लिए ये थ्योरी जो है एप्लीकेबल है, काम करती है। बाकी मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये थ्योरी उतना अच्छे से काम नहीं करती। सेकेंड, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन सर्टेन स्पेक्ट्रल लाइन्स आर नॉट सिंगल लाइन्स बट ग्रुप ऑफ क्लोज लाइंस। तो यहाँ पे जो ये आपने लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, है ना, ये जो सीरीज देखी आपने एमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, तो यहाँ पे सिंगल लाइंस हमें नहीं दिखाई देती है ना। कई बार ऐसा, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये थ्योरेटिकल है, इस तरह का होना चाहिए, बट सर्टेन टाइम्स जो है ये लाइंस ग्रुप में या बंच में दिखाई देती है ना, काफ़ी सारी लाइंस एक साथ। तो उसका क्या रीज़न है? दिस थ्योरी वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, है ना, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, तो इसलिए इसको भी एक ड्रॉबैक माना जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई सर्कुलर ऑर्बिट्स शुड बी चोजन, है ना, क्यों सर्कुलर ऑर्बिट ही होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि केपलर थ्योरी, है ना, केपलर्स जो मॉडल है प्लैनेटरी मोशन का, उसमें बताया गया है कि प्लैनेट सन के अराउंड सर्कुलर पाथ ना होकर के इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। तो इसको प्लैनेटरी मोशन के अगर पैरेलल माना गया था, तो यहाँ पर इलिप्टिकल पाथ क्यों नहीं है, सर्कुलर क्यों अज्यूम किया गया? सो कोई उसका रीज़न
नहीं दे पाए, है ना, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली, इसलिए इसको भी एक ड्रॉबैक माना गया। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा ड्रॉबैक था। आइए देखते हैं और क्या है हमारे पास। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है, एज इलेक्ट्रॉन्स एग्जिबिट वेव प्रॉपर्टीज ऑल्सो, है ना, सो ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिफाइंड एज इन बोहर्स थ्योरी। तो जो सर्कुलर पाथ जो बोला गया है, एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर पाथ में तो नहीं चल पाएंगे क्योंकि वो वेव की तरह ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, और वेव में क्रेस्ट एंड ट्रफ बनेंगी तो वो पाथ परफेक्टली सर्कुलर तो नहीं हो सकता। तो और ये जो वेव नेचर है ये भी जो है ऑलरेडी प्रूवन है, इसलिए इसको भी एक ड्रॉबैक माना गया। और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, बोहर्स थ्योरी डज नॉट टेल एवरीथिंग अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ द वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना, कौन सी वाली स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कौन से वाले स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी कम होगी, है ना, ये भी यहाँ पे इस मॉडल के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था, काफ़ी बेसिक सा मॉडल यहाँ समझाया गया था। तो ये भी एक इसमें ड्रॉबैक निकल करके आया। और फाइनली एक और ड्रॉबैक है क्या, कि कुछ फिनोमेना जो है ऑब्जर्व किए गए कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, जो ये स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं ये स्प्लिट हो जाती है। तो नॉर्मली तो ये ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। तो इसमें ये जो लाइंस दिख रही हैं बेसिकली ये तो एक ग्राफिकल मेथड है कुछ एक्सप्लेन करने का, कि ये ट्रांजिशन को शो करने का, है ना, बट हम देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये स्प्लिट होती हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में, जिसको नाम दिया गया है स्टार्क इफेक्ट, है ना, या ज़ीमान्स इफेक्ट। तो ज़ीमान इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट जब एग्जिस्टेंस में आया, जब इसको देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो इसका कोई रीज़न नहीं समझ में आया कि क्यों ऐसा हो पा रहा है। ठीक है, इस मॉडल के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं रीज़न हम दे सकते हैं कि क्यों ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। दैट्स वाई इसको भी एक जो है एक अच्छा ड्रॉबैक माना गया है यहाँ पर, जिसको आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में अगर लिखने के लिए आता है तो ये एक अच्छा पॉइंट है, इसको आप अपने आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इस पूरे चैप्टर में जे थॉमसन मॉडल को देखा, है ना, उसमें क्या खासियतें थी, क्या पोस्टुलेट्स थे, क्या ड्रॉबैक्स थे। सिमिलरली रदरफोर्ड मॉडल में क्या खासियतें थी, उसमें क्या लिमिटेशंस थी, एंड फाइनली नील बोहर मॉडल में क्या कुछ खासियतें थी, काफ़ी हमने फॉर्मूलेज भी डिराइव किए और कुछ लिमिटेशंस, है ना। और ये पूरा आपका चैप्टर है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसके बाद हम आपके लिए लेकर के आएंगे चैप्टर नंबर 13 का रिवीजन, जो है न्यूक्लियाई। ठीक है, थैंक यू।